नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जिस कंपनी की बात हम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है ग्रेविटा इंडिया और एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ने इस कंपनी को शुरू किया और आज बहुत बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी ये हो चुकी है। तो जानते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेस और भविष्य की योजनाएं क्या हैं। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल का अध्ययन करने का अनुरोध हमें श्री विजय कुमार मेहरा साहब ने किया है। तो आइए जानते हैं ग्रेविटा इंडिया के बारे में। तो देखिए, ये जो कंपनी है वो 1992 में स्थापित हुई और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एक फादर सन की जोड़ी ने इस कंपनी को शुरू किया और बेसिकली ये कंपनी लेड रिसाइकलिंग के बिज़नेस में है। तो ये लेड रिसाइकलिंग क्या हुआ, तो जैसे लेड एसिड बैटरी होती है ना, इस तरह के जो स्क्रैप मटेरियल आता है, जैसे आप बैटरी ख़राब हो जाती है या डेड हो जाती है बैटरी, कार की बैटरी समझ लें आप, तो वो जब हम वो शॉपकीपर को नई बैटरी के लेते समय जब हम उसे वापस देते हैं तो वो शॉपकीपर उसे कंपनी को भेज देता है और कंपनी उसे रिसाइकलर्स के पास भेज देती है। तो ये रिसाइकलर है और उससे कुछ मेटल जो होता है ना वो रिकवर कर लिया जाता है, तो उसे जो है सेकेंडरी मेटल बोलते हैं। प्राइमरी मेटल जो होता है वो ये चीज़ होती है कि जब आप डायरेक्ट माइन से, खदानों से जब आप निकालते हो तो वो जो फ्रेश जो मटेरियल आपको मिलता है या जो फ्रेश मेटल आपको मिलता है उसको प्राइमरी लेड या मेटल बोलते हैं। मेटल लेड भी एक तरह का मेटल है। तो बेसिकली ये रिसाइकलिंग में है मेजर तरीके से और जितनी इनकी कैपेसिटी है उसका करीब 80 to 85% जो है लेड रिसाइकलिंग में काम आता है। इसके अलावा ये कई और मेटल्स की रिसाइकलिंग भी करते हैं और उसमें से एल्यूमिनियम मेन है। इसके अलावा ये रबर, अभी रिसेंटली इन्होंने रबर की रिसाइकलिंग शुरू की है और प्लास्टिक की रिसाइकलिंग भी करते हैं। तो ये जानेंगे कि आखिर ये किस तरीके से ये मेटल प्रोक्योर करते हैं या स्क्रैप प्रोक्योर करते हैं और किस तरीके से रिसाइकिल करते हैं और किस तरीके से फिर उनको आगे किन को भेजते हैं। ये तो रिसाइकलिंग का वर्टिकल तो इनका एक हुआ। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब इन्होंने अलग अलग जगह अपने प्लांट्स लगाए, तो इन रिसाइकलिंग के प्लांट्स लगाए, तो इनको ये अनुभव हुआ कि प्लांट आखिर लगाया कैसे जाता है। तो इन्होंने एक और वर्टिकल शुरू कर दिया। वहाँ पर ये क्या करते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य कंपनी को अगर मेटल रिसाइकलिंग का कोई प्लांट लगवाना हो तो ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी जिसको बोलते हैं टर्न की सॉल्यूशन, कि आप तो हमें ये बता दीजिए कि आपको क्या काम करवाना है, आप जगह बता दीजिए, हम उसकी सारी चीज़ें जो है ना वो फाइनल करके आपको उसका डिज़ाइन तैयार कर देंगे, उसका फैब्रिकेशन यानी उसको एक्चुअली बना देंगे, मशीनें वगैरह इंस्टॉल कर देंगे, रन कर देंगे और आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो ये इनका दूसरा वर्टिकल है। हालांकि इनमें से जो रेवेन्यू है ना वो इस मेटल या लेड रिसाइकलिंग के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो अब ये जानते हैं कि आखिर ये स्क्रैप है, चाहे वो मेटल का स्क्रैप हो, चाहे प्लास्टिक स्क्रैप हो या रबर स्क्रैप हो, ये आखिर लेते कहाँ से हैं या प्रोक्योर कहाँ से करते हैं। तो देखिए, इनके 1900 से ज़्यादा टच पॉइंट्स हैं और ये एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, इनमें अलग अलग जगह फैले हुए हैं और वहाँ से ये करीब करीब 2,87,000 टन स्क्रैप इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब आपने एक बार इकट्ठा कर लिया, अब इनकी ये क्या करते हैं, इसको सेग्रीगेट करते हैं, यानी उसमें से कचरा अलग करते हैं। मेटल के साथ या मेटल या रबर या प्लास्टिक के साथ कचरा होता है उसको सबको अलग करते हैं। अलग करने के बाद जो प्लास्टिक है उसका अलग प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करते हैं, रबर का अलग प्रोसेसिंग करते हैं और जो मेटल है उसको क्या है, गला के ये उसमें से नए प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, वो सेकेंडरी मेटल निकला आपका, जो एक बार यूज़ होने के बाद जब उससे मेटल रिकवर होता है तो जैसे मैंने बताया वो उसको सेकेंडरी मेटल बोलते हैं। तो सेकेंडरी मेटल मिलता है। फिर ये जो मेटल है स्पेशली लेड, तो उसके डिफरेंट ये अलॉयज़, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये बना देते हैं।
ठीक है। और बनाने के बाद फिर उसको ये भेज देते हैं अलग अलग अपने क्लाइंट्स को, जिनको ये एंड यूज़र इंडस्ट्री जो होती है, और वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ है मैं आपको बताऊंगा, और कौन सी कंपनीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब क्या है कि इनका जो प्लास्टिक से जो बनता है, प्लास्टिक में ये क्या करते हैं, जो प्लास्टिक के रिसाइकिल करने के बाद प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स बना देते हैं। इस तरीके से इनके लगभग भारत में 20 स्टेट्स में 200 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, और अभी तक ये 34 कंट्रीज़ में 340 कस्टमर्स को लगभग 2 लाख टन से ज़्यादा रिसाइकल्ड मेटल जो है ना वो भेज चुके हैं, सेल कर चुके हैं। ठीक है। अब इनके क्लाइंट्स की बात करूं तो फॉरेन के क्लाइंट्स तो इनको है ही, लेकिन इंडिया में जो नामी जो इनके क्लाइंट्स हैं उसमें बैटरी वाले हैं तो हमारा राजा बैटरी है, फिर एक्साइड है, फिर वायर एंड केबल के सेगमेंट में पॉलीकैब है, KEI है, फिर प्लास्टिक के सेगमेंट में नीलकमल इंडस्ट्रीज़ है, और इस तरीके काफ़ी सारे इनके ग्राहक हैं। इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में जान ले तो इनकी 85% प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो डेडिकेटेड है लेड रिसाइकिल के लिए। तो 3.34 लाख टन इनकी पर एनम, मतलब ये एक साल में 3.34 लाख टन, यानी एक टन में 1000 किलो, तो इतना रिसाइकल मेटल जो है ना वो, या स्क्रैप जो है ना वो रिसाइकल कर सकते हैं। इसमें से 63% कैपेसिटी जो है वो भारत में, और 37% जो है वो ओवरसीज़ में। तो इनके रिसाइकलिंग के जो प्लांट्स हैं वो टोटल 12 प्लांट्स हैं, उसमें से 5 भारत में है, और 1 श्रीलंका में है, 5 अफ्रीका में है, और 1 रोमानिया में है। अब देखिए ये जो सारी गणित है कि आप प्रोक्योर एक जगह से करते हैं, और प्रोक्योरमेंट के लिए भी इनके 5 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें इनकी प्रेजेंस है, फिर जब जहाँ रिसाइकल होता है वो अलग जगह होता है। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए ये जो रिसाइकलिंग का धंधा है ना, ये वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल धंधा नहीं है अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इंक्लूड कर दी जाए तो। ठीक है। अब क्या करते हैं ये कि ये इस तरीके से अपने प्लांट्स को एस्टेब्लिश करते हैं, रिसाइकलिंग प्लांट्स को। जैसे मैंने बताया 12 इनके रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और 1900 से ज़्यादा टच पॉइंट्स हैं अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स। तो ये क्या करते हैं, इस तरीके के अपनी प्लांट की रिसाइकलिंग वाली लोकेशन इस तरीके से रखते हैं कि एक तो वो या तो पोर्ट के नज़दीक हो, या एंड यूज़र के नज़दीक हो, और या प्रोक्योरमेंट सेंटर के नज़दीक हो। तो ये तीनों चीज़ों से क्या होता है कि आपने प्रोक्योर किया, प्रोक्योर करने के बाद उसी के आसपास जहाँ से प्रोक्योर हो रहा है उसी के आसपास आपने उस मेटल को रिसाइकिल कर दिया, और रिसाइकिल करने के बाद अगर वो पोर्ट के आसपास है तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पोर्ट के थ्रू या समुद्र के थ्रू भेजना उस रिसाइकल्ड मेटल को आसान होता है। तो आपका जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो कम होती है। तो एक इनका ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और इससे इन्होंने क्या किया है कि ये क्या करते हैं, जब भी कहीं एक प्लांट लगाते हैं वहाँ पर एक पहले बहुत छोटा वॉल्यूम प्रोसेस करते हैं। ठीक है। उसके बाद उस वॉल्यूम को ग्रो करते हैं, और वहाँ फाइनली एक प्लांट जो है ना फिर ये एस्टेब्लिश करते हैं। मतलब पहले इकट्ठा जहाँ करते हैं, छोटा इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद जब इनका वॉल्यूम लार्ज इनफ हो जाता है तो उस सेंटर के आसपास ही, वो प्रोक्योरमेंट सेंटर के आसपास ही अपना प्लांट एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो इनकी ग्रोथ की स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा एक और जो इनका तरीका है, क्योंकि मेटल जो है ना वो कमोडिटी है, तो कमोडिटी की प्राइसेस जो होती हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये क्या करते हैं कि जैसे ही इनके पास स्क्रैप इकट्ठा होता है, तो ये जिस दिन, जैसे मान लीजिए इनके पास स्क्रैप इकट्ठा हुआ, तो उसमें से इनको असेसमेंट होता है कि आखिर कितना इसमें से मेटल जो है ना वो निकल सकता है। तो ये क्या करते हैं, या तो बैक टू बैक, या तो कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं जिसका ऑर्डर पड़ा हुआ होता है कि भाई वो कहता है कि हमें इतने मीट्रिक टन जो है हमें लेड चाहिए मान लीजिए, तो वो क्या करते हैं उसको बोल देते हैं ठीक है आपको इस प्राइस से मिल जाएगा। तो इनको स्क्रैप का जो के बाद जो मेटल निकलेगा उसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन में लॉस नहीं होता है,
और दूसरा ये क्या करते हैं, अगर वो बच गया, मतलब स्क्रैप से मान लीजिए 100 टन निकलना है, आपने 90 टन तो बेच दिया, 10 टन जो है 90 टन के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 10 टन आपके पास बच गया। अब वो ये 10 टन बच गया ना, इसको ये क्या करते हैं, फ्यूचर्स में बेच देते हैं। तो ये फ्यूचर्स में लंदन मेटल एक्सचेंज में बेचते हैं, फिर ये MCX में भी कुछ काम कर रहे हैं। तो ये ज़्यादातर इनका जो काम, जैसे मैंने बताया ना, हेजिंग जो है वो लेड में होती है। एल्यूमिनियम अभी इनका अनहेज्ड है, ठीक है। उसके कुछ कारण हैं, वो डिटेल में मैं आप बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता उसके, तो आप ये समझ लें कि वो अभी एल्यूमिनियम भी ये बात कर रहे हैं MCX से, ताकि ये वहाँ पर भी हेजिंग कर सकें, एल्यूमिनियम की हेजिंग भी वो कर सकें। अब इनमें बात करते हैं कि इनकी, जैसे मैंने बताया, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं इस कंपनी में। पहली जो चीज़ है, इनको बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से। दूसरा क्या है कि जो अफ्रीकन बिजनेस है उसके ऊपर इनका काफ़ी फोकस है, क्योंकि वहाँ पे माइंस भी बहुत हैं और वहाँ पर स्क्रैप भी बहुत है। तो लेकिन वो जो एरिया है अफ्रीका, जैसे आप जानते हैं, वो जियोपॉलिटिकली वॉलेटाइल है, यानी वहाँ पर कभी भी सत्ता उखड़ जाती है, सत्ता पे कोई दूसरा आ जाता है, तो वो क्या पॉलिसी लेके आता है, क्या आपकी उससे, मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए तो जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वॉलेटाइल होता है या परेशानी वाला होता है, तो इंडस्ट्री के लिए तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इनको कभी भी फेस करनी पड़ सकती है। और जो तीसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो ये है कि ये जो रिसाइकलिंग का बिजनेस है, ये बहुत ही पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, और अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें पॉल्यूशन गवर्नमेंट जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इनके प्लांट्स को ये सर्टिफाई करवाते हैं कि भाई ये इतना विद इन लिमिट्स ही पॉल्यूशन कर रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के अगर रेगुलेशंस चेंज हुए तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि इनका जो मेटल है, 85% इनका जो रेवेन्यू है वो करीब करीब लेड से ही आता है, 80 to 85%, लेकिन लेड रिसाइकलिंग से आता है, और वो कम्प्लीटली ये हेज रखते हैं, उसमें एक्सपोजर हेज रखते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम जो है ना अभी भी अनहेज्ड है। तो अब बात करते हैं कि नए इनिशिएटिव क्या ले रहे हैं। तो इनका एक विज़न है, वो विज़न 2029। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये लिथियम में आ रहे हैं, तो लिथियम की रिसाइकलिंग में आ रहे हैं, फिर स्टील और पेपर की रिसाइकलिंग में आ रहे हैं। तो ये भी इनिशिएटिव ये लेने वाले हैं। फिर इनका ये है कि जैसे इनका ये मेटल को रिसाइकिल करके दे देते, तो ये कहते हैं हम 50% जो हमारा कंट्रीब्यूशन हो ना वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से हो, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मतलब उसको हम कुछ शेप बना के दें। आपने लेड वैसे ही पकड़ा दिया ब्रिक्स की फॉर्म में, है ना, इंगट की फॉर्म में पकड़ा दिया, तो उसमें कोई मार्जिन नहीं है। अगर मान लीजिए मैं उसको कोई दूसरी फॉर्म में जो इंडस्ट्री डायरेक्टली यूज़ कर सके, ठीक है, उस फॉर्म में अगर मैं बना के दे दूँ तो वो बहुत ही अच्छे, उसमें मार्जिन आपका बढ़ जाता है। मतलब प्रोसेसिंग उसकी मैं करके दे दूँ, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग करके दे दूँ। तो फिर ये चाहते हैं कि जो अभी लेड पर कम्प्लीटली इनका फोकस, मतलब कम्प्लीटली इनका डिपेंडेंस है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, तो ये कहते हैं 30% हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय द ईयर 2029 हम 30% जो है ना वो नॉन लेड बिजनेस से लाएं। फिर 35% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का ये टारगेट करते हैं, और 2028-29 तक ये 1500 करोड़ से ज़्यादा का केपेक्स करने का इरादा है, और कैपेसिटी को बढ़ाकर 7 लाख मीट्रिक टन पर एनम रिसाइकलिंग कैपेसिटी करने का इनका प्लान है। मार्केट कैप की बात करूं तो 13,700 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई बहुत ही अच्छा है, 21.5। डेट टू इक्विटी जो है वो अभी इन्होंने एक QIP किया था कुछ पिछले 6-1 महीने पहले, तो उससे इन्होंने डेट काफ़ी रिड्यूस किया है। तो डेट टू इक्विटी जो अब है वो हर 100 रुपये की इक्विटी पर केवल 14 रुपये का डेट है, तो काफ़ी ठीक है। P44 का है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी डिस्कस इसको करते हैं। फिर 3 साल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, 20% सेल्स अप है, 30% प्रॉफिट अप है, प्रोमोटर के पास 59% है, FII के पास 14% है, DII के पास 5% और पब्लिक के पास 21% है। देखिए यहाँ तक तो सारी चीज़ अच्छी है। बात ये है कि ये जो कंपनी जो है, आप 44 का P वायर एंड केबल वाले टाइप की जो सेगमेंट हैं उस जैसा आप P इसको दे रहे हैं, जो
कंज्यूमर ओरिएंटेड, कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है। तो एक इसमें जो है ना, देखिए हम तो शेयर होल्डर की, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। कंपनी हर तरह का, आप फाइनेंशियल के बारे में बात करें या बिजनेस मॉडल की बात करें, तो हर इनका जो चेक बॉक्स है ना, ठीक है, वो टिक है, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ये 44 का पी जो है ना, ये कहीं से भी मुझे सस्टेनेबल नहीं लगता। क्योंकि अगर ज़रा सी भी प्रॉब्लम कंपनी में कहीं भी आ गई तो आप ये समझ लीजिए कि ये कंपनी लोअर सर्किट मारेगी। अभी तो लिक्विडिटी का गश है, तो जो चीज़ वहाँ पर रिटेलर जो है स्मॉल कैप में और इस तरह की जो कंपनीज़ हैं उसमें बहुत तेज़ी से घुसा हुआ है, और ये अभी हाइप में है, ये इस तरह के सारे शेयर्स। आप किसी भी शेयर को, छोटे शेयर को उठा के आप देख लीजिए, लेकिन ये कभी ना कभी आप ये देख लीजिए कि कभी ना कभी ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं रहेगी। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर आपने पहले से ले रखा है जब, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अब लेने की सोच रहे हैं तो कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें, विचार करें एक बार दो बार कि क्या और कोई कंपनी भी ऐसी हो सकती है क्या जिसमें मुझे इस तरह का प्राइस टू परफेक्शन भाव नहीं मिले। क्योंकि 2020 में कोविड के समय उसके आसपास 10-12 का पी हुआ करता था इसका, और वहाँ से ये पी का एक्सपेंशन जो है उसका, वो 4 टाइम्स पी का एक्सपेंशन हो चुका है। खरीदने बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।